देखो हृदय की आंतरिक संरचना की बात करेंगे हम आज। हृदय की आंतरिक संरचना में कितने कक्ष होंगे? 4 कक्ष होते हैं, अर्थात ये पट्टों और बालों के द्वारा 4 भागों में बटा रहता है। हृदय में 4 कक्ष होते हैं। 4 कक्ष होंगे, जिनमें से एक जो होगा वो होगा दायां आलिंद, दूसरा होगा बायां आलिंद, तीसरा जो है वो होगा दायां निलय, और चौथा है बायां निलय। ये 4 कक्ष होते हैं हृदय में। हृदय के 2 भाग होंगे, एक दायां भाग होगा, एक बायां भाग होगा। दायां भाग में शुद्ध रक्त रहेगा और दाएं भाग में अशुद्ध रक्त रहेगा, और बायां भाग जो है उसमें शुद्ध रक्त रहता है। तो हृदय का एक कक्ष ये है, एक कक्ष ये है, और एक ये कक्ष है, दूसरा कक्ष ये है। तो ये पोर्शन जो है, अगर मैं इसी यहाँ से लाइन खींच दूँ तो इसके 2 भाग बन जाते हैं, एक दायां भाग और एक बायां भाग। हृदय हल्का सा किधर की तरफ झुका रहेगा? बाईं तरफ। ये इधर की तरफ मैं जैसे खड़ा हूँ वैसे के वैसे हृदय है स्थिति। इधर बायां भाग हो जाएगा और इधर दायां भाग हो जाएगा। अपन लिखेंगे जब उल्टा लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कौन सा भाग आ जाएगा? ये दायां भाग, दायां आलिंद। ये हो जाएगा बायां आलिंद, और ये भाग कौन सा हो जाएगा? अरे क्या है भाई, दायां निलय। और ये हो जाएगा बायां आलिंद, और ये हो जाएगा बायां निलय। हृदय के ये 4 कक्ष होते हैं, 2 कक्ष ऊपर अर्थात बायां आलिंद और बायां निलय, और 2 कक्ष नीचे होते हैं। दाएं आलिंद और दाएं निलय जो होते हैं, इनकी भित्ति क्या होती है? पतली होती है, जबकि दायां निलय और बाएं निलय की भित्ति मोटी होती है। क्यों होगी? इसका कारण है क्योंकि आलिंद जो है रक्त को ओनली कहाँ पहुँचाने का काम करते हैं? निलयों में पहुँचाने का काम करते हैं, जिसके कारण इन पर दाब कम लगता है। जबकि निलय जो होते हैं रक्त को कहाँ पहुँचाते हैं? शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचाते, और शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने के कारण इनकी दीवार पर अधिक दाब लगता है। अगर इन दोनों की बात करें अपन, दायां निलय और बाएं निलय की भित्ति में से सबसे मोटी भित्ति जो होगी वो किसकी होगी? बाएं निलय की। क्योंकि बायां निलय जो है रक्त को कहाँ पहुंचाता है? शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाएगा, जबकि दायां निलय जो है वो कहाँ पहुंचाएगा? फुफ्फुस के अंदर ही पहुंचाता है। तो अगर भित्ति की बात करें, चारों में से सबसे मोटी भित्ति जो होगी वो किसकी होगी? इसकी भित्ति या दीवार लिख सकते हैं, सबसे मोटी होती है, क्योंकि यह रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप करता है। शरीर के विभिन्न भागों में क्या करता है? पंप करता है। जबकि दायां निलय जो है रक्त को कहाँ पहुंचाता है? फुफ्फुस में पहुंचाने का कार्य करता। तो रक्त जो है सबसे पहले शरीर से जो आता है, एक ऊर्ध्व महाशिरा, एक निम्न महाशिरा से। तो ये जो है ये तो है निम्न महाशिरा, और ये जो है ये है उच्च महाशिरा। तो इन दोनों के द्वारा ये कहाँ खुल रही है? ये भी यहाँ खुल रही है इसमें।
और ये भी कहाँ खुल रही है, इसमें खुल रही है। ये नहीं कि ये यहाँ जुड़ रही है तो यहाँ खुल रही है, ये पीछे की तरफ से यहाँ पर किसमें खुलेगी, ये निम्न महाशिरा और उच्च महाशिरा दोनों कहाँ खुलती है, दाएं आलिंद में खुलती है। और दाएं आलिंद जो है इसमें शरीर के विभिन्न भागों से रक्त लेकर आते हैं। तो निम्न महाशिरा ये है शरीर के निचले भागों से रुधिर लेके कहाँ आएगी, दाएं आलिंद में, दायां आलिंद में आती है या खुलती है। जबकि उच्च महाशिरा की मैं बात करूंगा तो ये उच्च महाशिरा ये है शरीर के ऊपरी भागों से रक्त को लेकर आती है। ऊपरी भागों से रुधिर को लेके कहाँ खुलेगी, दाएं आलिंद में। तो ये तो शरीर से रक्त आ गया। उसके बाद में जो ये रक्त जो है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर। ये जो है ये है त्रिबलन का पार्ट। ये क्या है, त्रिबलन का पार्ट। तो ये कपाट क्या करते हैं, रक्त को आलिंदों से नीले में तो आने देते हैं, वापस नीले से आलिंद में नहीं जाने देते हैं। अर्थात जैसे आलिंद जो है रक्त से भर जाता है, इनके ऊपर दाब लगता है, दाब के साथ ही ये कपाट खुल जाते हैं। कपाट खुलते ही रक्त जो आलिंद से कहाँ जाता है, नीले के अंदर आ जाता है। जो रक्त बच जाता है आलिंद के अंदर, उसमें क्या होता है कि आलिंदों का प्रकुंचन होगा, और आलिंदों का प्रकुंचन होने के साथ ही आलिंद पिचकते हैं। पिचकने के साथ ही जितना भी रक्त आलिंद में भरा होता है वो खाली हो जाता है, और वो कहाँ जाता है, दाएं नीले में आ जाएगा। और दाएं नीले में जैसे रक्त आता है, ये कपाट क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और कपाट ये बंद होते ही ये जो है अब रक्त यहाँ पर, ये जो है अपन को ये रक्त वाहिनी जो है ये कौन सी है, फुफ्फुसीय धमनी जो है, ये फुफ्फुसीय धमनी रक्त को लेकर कहाँ जाएगी, ये गया रक्त, ये जाएगा फुफ्फुस में। एक शाखा और होती है इसकी, इस शाखा पर यहाँ पर इसकी दो शाखा बना देते हैं यहाँ पर। ये तो ये जो है ये कहलाएगी फुफ्फुसीय धमनी। तो यहाँ पर ये फुफ्फुसीय धमनी जो है ये रक्त को लेकर कहाँ से, दायां नीले है, तो दायां नीले और बाएं नीले जो कपाट पाए जाते हैं वो कौन सा कपाट है, त्रिबलन कपाट। उसके बाद में दायां नीले जो रक्त को लेकर कहाँ, फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से कहाँ जा रहा है, फुफ्फुस के अंदर जा रहा है। इसकी दो शाखाएं होंगी, अर्थात एक बाईं और एक दाईं। बाईं फुफ्फुसीय धमनी जो है रक्त को लेकर कहाँ पहुँचती है, बाएं फुफ्फुस में पहुँचती है, और दाईं फुफ्फुसीय धमनी जो है रक्त को लेकर कहाँ पहुँचती है, दाएं फुफ्फुस में पहुँचती है। पहुँच गया। उसके बाद में फुफ्फुस से जो शुद्ध रक्त जो है, ऑक्सीजनेटेड रक्त जो है वो कौन लेके आएगा, अर्थात शुद्ध रक्त को फुफ्फुस से, फुफ्फुसीय शिरा जो है, फुफ्फुसीय शिरा की भी दो शाखाएं होंगी, एक बाईं और एक दाईं। तो ये फुफ्फुसीय शिरा है, ये और ये जो दे रखी है अपन को, ये कौन सी है, फुफ्फुसीय शिरा। और फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा रक्त को कहाँ लाया जाता है, बाएं आलिंद में शुद्ध रक्त को लाया जाता है। इसके द्वारा शुद्ध रक्त फुफ्फुस से कौन से आलिंद में, बाएं आलिंद में लाया जाता है।
तो शुद्ध रक्त जो है वो किसके द्वारा आ रहा है? फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा शुद्ध रक्त को लाया जा रहा है। तो यहाँ पर दो अपवाद अपन ने पहले भी देखे थे कि फुफ्फुसीय शिरा और फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि फुफ्फुसीय शिरा के अंदर शुद्ध रक्त बहता है। धमनी जो है, वास्तव में तो धमनी में हमेशा शरीर के अन्य भागों में जो रक्त को ले जाया जाता है वो शुद्ध रक्त ले जाया जाता है, परंतु यहाँ पर जो है दोनों अपवाद हैं। उसके बाद में बाएं आलिंद में जो रक्त आ जाता है, बाएं आलिंद से रक्त जो है वो कहाँ जाता है? बाएं नीले में जाता है। बाएं नीले के और दाएं नीले जो जिस वाल्व के द्वारा जुड़े रहते हैं उसे कहा जाता है द्विवलन कपाट। तो इस द्विवलन कपाट जो है, इस द्विवलन कपाट के द्वारा बाएं आलिंद और बाएं नीले आपस में जुड़े रहते हैं। दायां आलिंद और दाएं नीले के बीच में भी एक कपाट या वाल्व पाया जाता है जिसको त्रिवलन कपाट कहा जाता है, और बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में भी एक कपाट पाया जाता है जिसे द्विवलन कपाट कहा जाता है। उसके बाद में यहाँ पर जो है बाएं नीले में रक्त आया, और बाएं नीले से किसके द्वारा? महाधमनी के द्वारा। तो यहाँ पर ये जो है ये भी महाधमनी का हिस्सा है, और ये जो है एरो ये भी महाधमनी का हिस्सा है। तो यहाँ पर ये जो है ये है महाधमनी। ये क्या है? महाधमनी। तो महाधमनी के द्वारा शरीर के प्रत्येक भाग में रक्त को, शुद्ध रक्त को पहुंचाया जाता है। तो महाधमनी के द्वारा रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जा रहा है, और महाशिरा के द्वारा रक्त को वापस लाया जा रहा है। अर्थात महाशिरा जो है, निम्न महाशिरा, उच्च महाशिरा में अशुद्ध रक्त को शरीर से हृदय में लाया जाता है, और महाधमनी जो है, महाधमनी के द्वारा रक्त को कहाँ? शरीर के प्रत्येक भाग में ले जाया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर दोनों आलिंद और दोनों निलयों के बीच में क्या पाए जाते हैं? पट पाए जाते हैं, जिसके कारण दोनों कक्ष जो है अलग अलग रहते हैं। अर्थात अगर अपन बात करते हैं आलिंद और निलयों के बीच में कक्ष, तो देखो ये जो है इनके द्वारा यहाँ पर ये जो है ये क्या है? अलग है। ये आलिंद हो गए दोनों, और दोनों निलय हो गए। तो आलिंद और निलयों के बीच में, आलिंद के बीच में भी पट पाया जा रहा है, और नीले के बीच में भी क्या पाया जाता है? पट पाया जाता है, जिसके कारण दोनों नीले अलग होते हैं। और आलिंद नीले के बीच में भी पट पाया जाता है। तो यहाँ पर देखो आलिंद के बीच में जो पट पाया जाता है उसको कहा जाता है अंतरा आलिंद पट। तो ये जो है इसको कहा जाएगा अंतरा आलिंद पट। और इस अंतरालिंद पट के द्वारा, इसके द्वारा दोनों आलिंद अलग अलग रहते हैं। तो अंतरालिंद पट जो है, ये अंतरालिंद पट किसके? दोनों आलिंदों के बीच में पाया जाता है। और इसी अंतरा आलिंद पट जो है उसके दायां जो आलिंद होता है उसी पट के ऊपर एक खांच पाई जाती है जिसको फोसा ओवेलिस कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है एक छिद्र पाया जाता है, जो जब शिशु माँ के पेट में होता है, माँ के पेट में रक्त जो है डायरेक्ट कहाँ आता है? इसी छिद्र के माध्यम से हृदय में आता है, और इसी छिद्र बाद में क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? फोसा ओवेलिस कहा जाता है। तो ये जो है ये है फोसा ओवेलिस। तो ये बाद में क्या हो जाएगा? जैसे बच्चे का जन्म हो जाता है, बच्चे के जन्म के साथ ही ये छिद्र क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर देखो दोनों निलयों के बीच में भी पट पाया जाता है। तो इस पट को कहा जाता है अंतरा निलय पट। ये जो क्या हो जाएगा? अंतरा निलय पट। तो इस पट के द्वारा दोनों निलय अलग रहते हैं, इसके द्वारा दोनों निलय अलग रहते हैं। ये तो गए आलिंद के बीच में पट और निलय के बीच में पट। अब
अब पट पाया जाता है किसके बीच में भी, यहाँ पर आलिंद और निलय के बीच में भी पट पाया जाता है। तो ये पट जो हो जाएगा ये कहलाएगा अंतरा आलिंद निलय पट, अंतरा आलिंद निलय पट। और इस पट के द्वारा आलिंद और निलय अलग रहते हैं, इसके द्वारा आलिंद व निलय अलग अलग रहते हैं। तो यहाँ पर दो पटे, एक पट के द्वारा दोनों आलिंद और दोनों निलय पृथक हैं, अर्थात दोनों आलिंद अलग, एक जो अंतरालिंद पट के द्वारा अलग है, दोनों निलय जो है अंतरा निलय पट के द्वारा अलग हैं। आलिंद और निलय के बीच में जो पट पाया जा रहा है उसे क्या कहा जाता है, अंतरा आलिंद पट कहा जाता है। और यहाँ पर भी तो ये पट है, तो ये भी क्या कहलाएगा, अंतरा आलिंद पट कहलाता है। और इन्हीं पट के द्वारा क्या रहता है, ये अलग अलग रहता है। दीवार की बात की अपन ने, तो दाएं आलिंद से दाएं निलय की तरफ जाते हैं तो ये दीवार क्या होती जाती है, धीरे धीरे मोटी होती जाती है। और इसी दीवार में अर्थात जो मध्य ये अंतरा आलिंद पट जो है, अंतरा आलिंद और अंतरा निलय पट जो है, उसी दीवार, इसी पट की दीवार में क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे तंतु पाए जाते हैं। इन तंतुओं को पुरकिंजे तंतु कहा जाता है। तो यहाँ पर ये पुरकिंजे तंतु फैले रहते हैं जो हृदय और निलय, जो निलय के प्रकुंचन जो है अर्थात आवेग जो है, आवेग को निलयों की दीवार में पहुँचाने का काम करते हैं। और उसी आवेग के द्वारा आलिंदों और निलयों का क्या होता है, प्रकुंचन होता है। तो ये किसकी संरचना है, हृदय की आंतरिक संरचना में कौन कौन से भाग हैं, किस किस से जुड़े हुए हैं, ये अपना कंप्लीट हो गया। इसको एक बार और कल समझाएंगे। क्लियर।